अ, हेलो एवरीवान्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मतलब एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा आज फिजिक्स का लगभग लास्ट वीडियो है, तो आए देखते हैं कि कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। तो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम नॉर्मली देखेंगे कि हम प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जब हम प्रतिबिंब बनने के लिए जब हम प्रतिबिंब की स्थिति पढ़ते हैं तो हमें चार बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसमें जब प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनने के लिए हमें उसमें चार जो बातें होती हैं, जो चार शब्द होते हैं, वे हमेशा प्रयोग होते हैं। जब हम छः कंडीशंस देखते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण बनता है, अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब के छः कंडीशन को देखते हैं। और बात करते हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हम केवल दो कंडीशन को देखते हैं। तो उत्तल दर्पण उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। जो मेन पॉइंट है वह है हमारा अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में भी जो हमारा लास्ट वाला होता है ना, उधर जब हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर बात करें पेपर की दृष्टि से, तो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो हमारे एग्जामिनर या फिर जो टीचर होते हैं वे इतना तो आसानी से जानते हैं कि जो बच्चे कहाँ फंसेंगे। तो जो मेन रूप से ध्यान देने की जो बात होती है, हमें दो को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला तो जो आभासी होता है, और दूसरा जब वो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह वक्रता केंद्र पर बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो मैंने एनालाइज किया है, या मैंने पेपर की दृष्टि से मैंने देखा है, और जितना मुझे आशा है ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कभी भी पेपर उठाकर देखिएगा तो अधिकतर जो होता है ये वक्रता केंद्र और आभासी प्रतिबिंब बनता है, उसे भी बार बार पूछता है। और ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है ना, बहुविकल्पी क्वेश्चन में हर साल पूछता है लगभग। जितने बोर्ड एग्जाम होते हैं इधर, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश हमारा है ही, फिर बिहार हुआ, झारखंड हुआ, फिर राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुए, सभी जितने जितने भी बोर्ड होते हैं, बोर्ड में हमारा हमेशा पूछता है कि जब वस्तु फोकस और इधर ध्रुव के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये हर साल पूछता है, कैसा बनता है, ये हर साल पूछता है। तो देखिए, जो हमारे चार शब्द थे जिसे हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, वे है पहला तो जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, क्या प्रकृति कैसी है, ठीक। पहला, जो वस्तु की प्रकृति कैसी है। जो हमारा दूसरा शब्द होता है यह होता है आकार, ठीक। आकार। जो तीसरा होता है ये होता है विन्यास, ठीक। और जो हमारा चौथा होता है यह होती है स्थिति, स्थिति। अब बात करते हैं कि ये चारों शब्द आखिर होते क्या हैं, ठीक। मैंने तो लिख दिया कि यहाँ पर आपका पहला प्रकृति हुआ, फिर दूसरा आकार हुआ, फिर विन्यास हुआ, फिर स्थिति हुई। ये चारों शब्द जो होते हैं ये हमारे 6 कंडीशन जब हम पढ़ते हैं उसमें हर जगह आते हैं। पहले बात करते हैं कि प्रकृति कैसी होती है। आपसे कोई पूछे कि प्रकृति क्या होती है, क्या होती है, प्रकृति में क्या लिखते हैं, तो बस आप इतना कहिएगा कि प्रकृति वास्तविक के आभासी, ठीक। अब आप मान लीजिए कि हमारा ये प्रतिबिंब बन गया, ठीक। अब बात करते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। तो आप जानते हैं कि बस दो कंडीशन हो सकता है, या तो हमारा जो वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बन सकता है, या फिर नॉर्मली वास्तविक बन सकता है। तो बस वही जो हमारी प्रकृति होती है, प्रकृति में हमारे दो शब्द आते हैं। इसमें जो हमारा पहला होता है ये होता है वास्तविक, और या जो दूसरा होता है यह होता है आभासी, क्या, आभासी। अगर आप एग्जाम आभासी, ठीक है। अगर आप एग्जाम में बढ़िया नंबर पाना चाहते हैं वो भी विज्ञान में, तो इन चार शब्दों का प्रयोग करना कभी भी मत भूलिएगा। अगर आप इन सभी का हेडिंग देकर लिखते हैं तो सोच लीजिए कि आपका इम्प्रूवमेंट कितना अच्छा होगा। ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है। अब आप बहुत से लड़कों को देखा होगा कि वे ये सब नहीं जानते हैं। मैंने जब शुरू में पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं इसमें हमेशा कन्फ्यूज रहती थी कि वस्तु की प्रकृति क्या होती है, आकार क्या होता है, विन्यास क्या होता है, स्थिति क्या होता है। लेकिन मुझे अब एकदम क्लियर है, और मैं आपको एकदम आसान से पढ़ा रही हूँ। जब मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था तो मुझे 1% भी समझ में नहीं आया था। वे बस जस्ट बता देते थे कि प्रकृति यह है, आकार यह है, विन्यास यह है। मेरे को 1% भी समझ नहीं आया था। मैंने जब अच्छा से एनालाइज किया तो मेरे को ये आज एकदम बहुत ही आसान से है। और ये आपको 60 तरीका है। आप जानिएगा कि जो प्रकृति होती है, प्रकृति में केवल दो शब्द आते हैं। इसमें जो हमारा पहला शब्द होता है ये होता है आभासी, और जो दूसरा शब्द होता है वास्तविक। हम कभी भी 6 स्थिति में देखेंगे तो हमारा दो ही प्रतिबिंब बन सकता है, या तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन सकता है, या फिर प्रतिबिंब जो हमारा है वो आभासी बन सकता है। तो प्रकृति में बस हमारा यही दो शब्द आता है। अब बात करते हैं कि आकार। तो आप कभी भी प्रतिबिंब को बनाएंगे तो जो प्रतिबिंब होगा या तो वो वस्तु से बड़ा बनेगा
या फिर वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, तो इसमें भी हमारा बस दो ही शब्द आता है। इसमें जो हमारा पहला शब्द होता है, या तो प्रतिबिंब बड़ा बन सकता है, तो बड़ा, या हमारा छोटा बन सकता है। आप मतलब जानते हैं कि आकार मतलब क्या होता है। आकार मतलब मान लीजिए कि ये वस्तु है, तो वस्तु का आकार क्या है, तो उस वस्तु का जो आकार है आयताकार है, बस आयताकार है। तो इसमें आकार में बस हम बड़ा और छोटा देखते हैं कि आपका आकार बड़ा है छोटा है। तो प्रतिबिंब बनने में हमारा बस दो ही आकार प्राप्त होता है, या तो जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा बन सकता है, या फिर वस्तु से छोटा बन सकता है। तो आशा करती हूँ कि आकार को बहुत ही आप इजीली समझ गए होंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि विन्यास। विन्यास में भी बस दो ही शब्द आते हैं। इसमें आप देखेंगे कि तो प्रतिबिंब मतलब इसमें आप देखेंगे कि जो प्रतिबिंब है या तो सीधा बन सकती है या फिर उल्टा बन सकती है। दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो जो हमारी प्रतिबिंब है ये हमारी सीधा बन सकती है या फिर उल्टा बन सकती है। ठीक, तो विन्यास में भी हमारे पास दो ही शब्द आता है। इसमें जो हमारा पहला शब्द आता है ये होता है सीधा, या फिर जो दूसरा होता है ये होता है उल्टा। मान लीजिए कि यह हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, अगर प्रतिबिंब यहाँ पर बना तो यह हमारा प्रतिबिंब सीधा होगा। अगर हमारा नीचे बन गया तो ये हमारा प्रतिबिंब उल्टा होगा। ठीक, तो इसमें बस दो ही शब्द का है। विन्यास मतलब अरे नहीं कहते हैं कि इसका विन्यास है, तो विन्यास मतलब यही सीधा है कि उल्टा है। ठीक, अब बात करते हैं कि स्थिति। अब स्थिति कहाँ हो सकती है, स्थिति इसकी कहीं भी हो सकती है। मान लीजिए कि हमारा वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है, कहीं बन सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि स्थिति में हम हर जगह कर सकते हैं, हर जगह। अब मान लीजिए कि अगर वस्तु हमारी अनंत पर फोकस में बनेगी तो स्थिति इसकी क्या होगी। स्थिति में आप क्या लिखेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति है यह है हमारी फोकस पर। तो स्थिति में बस हम ये देखते हैं ना कि मतलब अगर हमने वस्तु कहीं को रखा, मान लीजिए कि हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो स्थिति उसकी कहाँ होगी, वक्रता केंद्र पर ही होगी। इसमें मतलब चार शब्द इसलिए दिए जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए कि मैं आपको मतलब एक प्रतिबिंब बना कर दिखा रही हूँ। ठीक, मान लीजिए ना, मान लीजिए कि दर्पण है। ठीक, यहाँ से एक वस्तु है, ये इसकी फोकस दूरी है और इसकी ऐसी है। मान लीजिए हमने वक्रता केंद्र पर रखा, तो हमारा जो इसका प्रतिबिंब है ये मतलब यहाँ पर बन गया। ठीक, यहाँ पर देखिए ये हमारा ए बी है और ये हमारा ए डैश बी डैश है। जो हमारा प्रतिबिंब बना ये ए डैश बी डैश बना, और जो हमारा वस्तु की स्थिति थी ये थी हमारी ए और बी। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसमें पहले हम बात करते हैं कि प्रकृति। प्रकृति क्या है, तो आप देखेंगे कि जो वस्तु है वस्तु हमारे दर्पण के इधर बनी है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक। अगर यही दर्पण के पीछे बनी होती, अगर मैं इसमें डॉट डॉट से अगर सजाती ऐसे मतलब दिखाती तो यह आभासी होता है। और मैंने मतलब इसे इसमें हम पा रहे हैं कि जो वस्तु है ये वास्तव रूप में बन रही है, बने कहीं भी लेकिन बन रही है। तो इसका जो हमारा मतलब प्रकृति होगा यह होगा क्या, वास्तविक, वास्तविक। अब बात करते हैं दूसरा शब्द आकार। तो आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर जितना वस्तु का आकार था, ठीक, जितना वस्तु का आकार था उतना ही हमारा प्रतिबिंब का भी आकार है। तो बात करते हैं आकार, तो आकार में बराबर, बराबर ये तो मतलब बस एक के लिए बराबर है, अन्यथा हमारा दो ही बड़ा बन सकता है, छोटा बन सकता है। अगर इसमें हम बात करें तीसरा भी ऐड कर सकते हैं बराबर, लेकिन बराबर में केवल हम एक कंडीशन ही पढ़ते हैं, वो होता है हमारा वक्रता केंद्र पर। हमारा दूसरा शब्द भी हो गया, हमारा पहला शब्द मतलब हमने देखा प्रकृति क्या थी, वास्तविक थी। हमने जो हमारा दूसरा था ये देखा कि जो ये वस्तु का प्रतिबिंब है ये वस्तु के आकार के बराबर है। अब बात करते हैं कि तीसरा विन्यास। विन्यास क्या है, तो आप देखेंगे कि हमने जो वस्तु जो था हमने मुख्य अक्ष के ऊपर रखा था। कहाँ रखा था, ऊपर, ऊपर। तो यहाँ पर यह क्या है, ऊपर है। अगर सीधा बनता तो प्रतिबिंब हमारा यहीं पर बनना चाहिए था, और यहाँ पर बना नहीं, बना कहाँ, नीचे। तो हमारा क्या हुआ, तो हमारा जो विन्यास होगा यह क्या होगा, उल्टा। क्या होगा, उल्टा। तीसरा हमारा क्या होगा, उल्टा। अब बात करते हैं चौथा, स्थिति। आप देखेंगे कि स्थिति कहाँ बना है, तो आपको एक वक्रता केंद्र पर ही बना है, इधर भी वक्रता केंद्र पर ही बना है। तो स्थिति से क्या होगी, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। आशा करती हूँ कि जो मैंने आप सबको चार शब्द बताए और मतलब ये बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा। ये जो चारों शब्द होते हैं, हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब पढ़ते हैं या बनाते हैं तो उसमें हमें इन चारों शब्द का प्रयोग करना होता है। अगर हम मतलब ऐसे हेडिंग डालकर ऐसे लिख दे रहे हैं ना, तो सोच लीजिए आपके पेपर में एकदम मतलब एक नंबर भी नहीं कटेगा। किसी में हिम्मत ही नहीं कि एक नंबर काट सकता है, इतना तो मतलब गारंटी है ये। मतलब अगर आपको पेपर में अगर अच्छे नंबर अंक प्राप्त करने हैं तो
आप जितने भी शब्द है ना, आप ना वस्तु को मतलब ऐसे लिखा है ना, इसको सजाने का प्रयास कीजिए। आप भले पढ़े कम, लेकिन ना मतलब लिखने का बहुत अच्छे से प्रयास कीजिए। आप जो हेडिंग्स डालते हैं, जो कॉपी लिखते हैं, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा करके डबल पेन का यूज़ कीजिए। अगर मान लीजिए कि और मतलब ना आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडरलाइन करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया और ऐसे लिख दिया, तो इसमें मतलब आपका इसमें कोई बेवत नहीं कि एक नंबर भी काट सकता है, इतना तो गारंटी है इसमें। मतलब आप अगर ऐसे लिख रहे हैं ना, देखिए ऐसे, तो एकदम मतलब कॉपी में चार चांद लग जाता है। इसके अलावा एक दो आप मतलब ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो जो कॉपी की सुंदरता होती है वो और ही मतलब और भी बढ़ जाती है। इसके बाद अगर आप प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब को ऐसे मतलब ऐसे करके ऐसे कीजिएगा। और मतलब ना मैं सही सही से बताऊँ मैं कैसे लिखती थी। मेरा जो मेन बेस हुआ करता था, मैं किताब में जैसे लिखता है ना वैसे ही लिखा करती थी। मैं आपको मतलब मैंने अपनी किताब कापी दिखाई है, और मतलब मैं कभी आपको जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है अगर मैं बताऊंगी तो मैं निश्चित कहती हूँ कि मतलब आपका एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। ठीक, तो आप मतलब कॉपी को सजाने का प्रयास कीजिए। लिखिए पढ़िए कम, लेकिन जितना लिखिए उसको ऐसे लिखिए कि जो दूसरा देखकर उसके ऊपर मतलब आकर्षित हो सके। आप मतलब किसी को मोहित करने वाली हैंड राइटिंग बनाइए और मतलब कॉपी लिखिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी भी नहीं है, अगर आप कॉपी को बहुत अच्छे से सजा धजा कर एकदम मतलब बढ़िया से साफ सुथरा लिखते हैं, तो सोच लीजिए आपको कोई राइटिंग नहीं दिखेगा, एकदम मतलब आपकी कॉपी से देख कर सब हो जाएगा। मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब अब है लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी पहले। मैं किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से लिखती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। और ये ज़रूरी भी है, कहीं से तो नंबर मिलना चाहिए ना, हर जगह चुगना थोड़ी ना है। ठीक, अब हमारा ये हो गया। अब देखिए अब बात करते हैं कि अब मतलब जो 6 कंडीशन है ये कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब हमारा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब मतलब का इसका क्या कहते हैं, परिस्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति इसमें अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। ठीक, तो इसमें हमारा जो पहला कंडीशन आता है ये आता है क्या, अनंत पर। आप मतलब ना आप जब ना इसको पढ़ेंगे ना, ये क्या कहते हैं, आज से रहने दूंगा, अभी मतलब मेरी स्टोरेज फुल हो जाएगा और वीडियो बनाने का मतलब ही नहीं रहेगा एकदम, मतलब पूरा क्या कहते हैं, अभी ना जितना बनाए उतना भी खराब हो जाएगा, तो आज हम इसे रहने दे रहे हैं। यार मतलब पढ़ाने का इतना मन करता है, सोचती हूँ खत्म हो जाएगा, स्टोरेज दिमाग खराब कर देता है। अभी ना पढ़ा रही तो मतलब ख्याल आया कि स्टोरेज फुल जाएगा ना, जितना वीडियो बनाई हूँ सब कैंसिल हो जाएगा और फिर से करना पड़ेगा, तो क्या करूँ। आज मैं आपको रेखी आवर्धन पढ़ा दे रही हूँ। ठीक, मतलब ना मस्त रेखी आवर्धन, हाँ रेखी आवर्धन बहुत अच्छा लगता है मेरे को। देखिए वैसे सॉरी मतलब नहीं हो पाया। अगली स्थिति मतलब अगले में ना आप वो 4 शब्दों को ध्यान रखिएगा। मैं अगले वीडियो में कल मैं आपको पूरा स्थिति बता दूंगी, और ऐसे बताऊंगी कि आप जीवन भर याद करेंगे। जैसे कि मैंने एक बार पढ़ लिया है, मुझे आज तक याद है। अगर मैं किताब को ना खोलूँ तो भी आपको पढ़ा सकती हूँ। ठीक, तो सॉरी, चलिए आज रेखीय आवर्धन को देखते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि रेखीय आवर्धन होता क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्या है, दर्पण है। ठीक, इसका ये भाग हमारा कलई किया गया है, और ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। यह हमारा है यम, और यह है हमारा यम डैश। अब यहाँ से कोई वस्तु आई, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा मुख्य अक्ष है, हमारा पी है, एफ है, और यह हमारा सी है। अब बात करते हैं कि रेखीय आवर्धन होता क्या है। आपसे कोई पूछे कि रेखीय आवर्धन होता क्या है, तो आप बस इतना कहिएगा कि जो हमारा मान लीजिए कि वस्तु है, ये है और बी है, और यहाँ पर हमारी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बना है। क्या बना है, ए डैश बी डैश। ठीक, मान लीजिए कि हमारी एक वस्तु थी जिसकी माप थी ए और बी, और जो हमारा ये प्रतिबिंब था इसकी माप थी ए डैश बी डैश। अब आपसे पूछे कि रेखीय आवर्धन होता क्या है, तो रेखीय आवर्धन बस आप सिंपल कहिएगा कि जो हमारा रेखीय आवर्धन होता है, ये हमारा रेखीय आवर्धन जो होता है ये वस्तु के प्रतिबिंब के मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन क्या कहते हैं। अब मतलब देखिए यहाँ पर कि रेखीय आवर्धन होता क्या है। आपसे कोई पूछे कि रेखीय आवर्धन होता क्या है, रेखीय आवर्धन
रेखीय आवर्धन। अब आपसे कोई पूछे कि रेखीय आवर्धन होता क्या है, तो आप कहिएगा कि रेखीय आवर्धन ये होता है वस्तु के मतलब प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात। क्या? प्रतिबिंब और वस्तु के प्रतिबिंब की मतलब प्रतिबिंब की लंबाई लिखिए मत लिखिए, ठीक, मैं लंबाई लिखी हो जाता है। वस्तु प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए मैं देखिए मतलब अच्छे से लिख रही हूँ, ठीक, देखिए यहाँ पर हो गया ना। मान लीजिए कि को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन को आप ऐसे लिखिए, बदल ऐसे देखिए, प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ऐसे रेखीय आवर्धन आवर्धन ऐसे करके और इधर डैश रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक, बस हो गया। इसको आप मान लीजिए कि हमारा ये लंबाई थी यच थी और ये हमारी जो लंबाई थी यच डैश थी, यच डैश थी। तो आपसे कोई पूछे, इधर आप जानते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम कहते हैं इमेज। क्या? इमेज। और जो हमारा वस्तु होता है, वस्तु को हम इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन। तो इसका हमारा ओ लेते हैं और इसका हम आई लेते हैं। तो या तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेखीय आवर्धन होता है, क्या होता है हमारा जो रेखीय आवर्धन, या तो हमारा ये आई बाई ओ हो सकता है, या इक्वल यच डैश अपान यच डैश होता है, यच होता है। या फिर हम कहते हैं कि जो हमारा रेखीय आवर्धन होता है ये माइनस वी बाई यू के इक्वल होता है। और जो ये भी होता है ना, ये होता है हमारा ध्रुव से इधर प्रतिबिंब की दूरी। कोई आपसे पूछे कि ध्रुव और प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं, तो आप कहिएगा कि जो हमारा इसे हम बी से दर्शाते हैं। और वही जो हमारा वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी होती है, इसे हम यू से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। और मैंने आपको चेन परिपाटी में पढ़ाया था, तो ऐसा करती हूँ, आप जानते हैं कि इधर जितनी हमें दूरियाँ होती हैं ये प्लस होती हैं, और मतलब माइनस होती हैं, इधर होती हैं प्लस। तो यहाँ पर जो हमारा रेखीय आवर्धन होता है ये होता है आई बाई यू, या एच डैश बाई एच, या माइनस वी बाई यू, ठीक। यहाँ पर ये मतलब इसमें से एक आप याद कर लीजिए और याद कर लीजिए तो हो जाएगा। अब मतलब ना इसमें सवाल कैसे बनता है, तो आपको कह देना मतलब आपसे पूछेगा ना कि मान लीजिए, आपसे कहेगा कि मान लीजिए कि एक वस्तु है, एक वस्तु की लंबाई, मान लीजिए कि एक वस्तु की लंबाई आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि जो आपको यच की लंबाई है यह है 5 सेंटीमीटर। और आपसे कहेगा कि जो हमारा मान लीजिए कि यच डैश है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है यह है तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर। तो इसका आप रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो आप बस नॉर्मली सूत्र पर रख दीजिएगा। आप जानते हैं कि जो हमारा रेखीय आवर्धन होता है यह एच डैश बाई एच होता है। तो बस एच डैश का मान जो है हमारा 10 है, और एच का जो मान है ये 5 है। इसका सेंटीमीटर है और इसका भी सेंटीमीटर है। आप काटेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर का कितना आएगा? 2। अब मैंने इसलिए यहाँ पर बताया केवल 2 आया। आप देखेंगे कि इसमें हमें कोई मात्रक नहीं मिला है। हमने जो मात्रक लिया था, हमारे मात्रक जो थे कट गए थे, यहाँ पर हमें केवल 2 प्राप्त हुआ है। तो सवाल यही बनता है कि जो रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन का मात्रक क्या होता है। तो आप कहिएगा कि जो रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। रेखीय आवर्धन जो होता है ये मात्रक विहीन होता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है बहुविकल्पी में कि जो मतलब जो रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन का मात्रक क्या होता है। तो आप बस नॉर्मली कहिएगा कि जो हमारा रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन का मात्रक जो होता है कुछ नहीं होता है, ये मात्रक भिन्न होता है। क्योंकि हमने देखा, चूँकि हम मतलब जब भी हम भाग करते हैं तो हम मात्रक काटने का प्रयास करते हैं। जैसे मीटर तो मीटर से हम कैंसिल कर देते हैं, वैसे ही अगर जो हमारा इसमें मात्रक रहेगा वह निश्चित है कि उसमें इसमें भी वही हमारा मात्रक रहेगा, और भाग करेंगे तो मात्रक से मात्रक हमारा कट जाएगा। इसलिए जो हमारा रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन का जो मात्रक होता है कुछ नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। सॉरी, जो मेरा झुलक मतलब मुझे जो पढ़ाना था वो मैं पढ़ा नहीं पाई। कल ट्राई करते हैं। मेरा मतलब ना इधर मोबाइल में स्टोरेज बहुत कम है। इधर ज़्यादा अगर 25-30 मिनट वीडियो बनती है ना, तो उसे एडिट करने जाओ तो नहीं हो पाती है, बोलता है वो स्टोरेज फुल है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इधर मैंने जितना पढ़ाया आप इसे रखिए। मेरा उद्देश्य बस पढ़ाना ही नहीं है आपको। आपको जो बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम में नंबर्स कैसे इंक्रीज किए जाते हैं, मेरा मतलब मेन बेस वो है। मैंने आपको पढ़ाया और मतलब कमेंट कीजिएगा पढ़ाने का तरीका कैसा। पढ़ाने के साथ साथ आपका जो मेन उद्देश्य होना चाहिए, आपको कॉपी को सजाना आना चाहिए। अगर आज से ही आप कॉपी सजाने का प्रयास करते हैं तो सोच लीजिए कि आपका क्या होने वाला है। यूपी टॉपर हुआ। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।